नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज हम बात करेंगे चुनाव में जिन प्रत्याशियों को शिकस्त लगी, क्या कारण रहा, क्यों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर 4 में बीजेपी का कब्जा हुआ जबकि 5 पे समाजवादी पार्टी की साइकिल चली। तो क्या कारण रहा, किन मुद्दों से भाजपा के जो सिटिंग विधायक थे उनको जो है क्यों हार लगी, क्यों जो बाहर से आए हुए प्रत्याशी थे उन्हें क्यों जीत नसीब हुई, तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं। दीपू जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, धन्यवाद राजन जी। दीपू जी बैठिए, फिर हम लोग आपस में चर्चा किया जाए। ये जो चुनाव बीता है तो क्या लगता है आपको? पहले हम अगर सदर की बात करते हैं, सदर में शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी के अरशद खान आगे चल रहे थे, फिर गिरीश चंद्र यादव जी जीत गए। तो क्या लगता है मोदी का फैक्टर चल, क्योंकि मोदी जी जहाँ जहाँ पर उन्होंने चुनावी जनसभा की 134 सीटों पे बीजेपी का कमल खिला और जौनपुर में भी उन्होंने सभा की और यहाँ सुगंधित इत्र और जौनपुरिया मित्र से उन्होंने शुरुआत की। तो क्या लगता है उनका जादू चला यहाँ पे? बिल्कुल, जौनपुर में आप देखा जाए तो ओवरऑल पूर्वांचल में देखा जाए तो बीजेपी की जो कैंपेनिंग थी वो एक रणनीति के तहत कैंपेनिंग किया और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। हालांकि यहाँ बीजेपी की एक सीट कम हुई। अगर 17 की बात की जाए तो 17 में उनकी 5 सीटें थी, इस बार एक 4 सीट मिली है, तो उनको नुकसान तो हुआ है। और जिन सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा वो भी काफ़ी कम अंतर से आ रहे हैं। तो बीजेपी में जो अंदर गुटबाजी थी उसका खामियाजा यहाँ पार्टी को उठाना पड़ा। बावजूद इसके ये जीत तो जीत होती है। सदर विधानसभा की अगर बात की जाए तो गिरीश चंद्र यादव ने लगातार दूसरी बार यहाँ पर चुनाव जीत करके एक इतिहास बनाया है। इसके पहले स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह जी यहाँ से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, तो इस मिथक को भी उन्होंने तोड़ा है और हम लोग की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई, क्योंकि एक टीम वर्क के साथ बीजेपी ने इस चुनाव को लड़ा और आखिरकार जीत तो जीत होती है, चाहे 500 से हो चाहे 8000 से हो। तो गिरीश चंद्र यादव के साथ जनता ने न्याय किया और जीत उनकी हुई। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के दावे कर रही थी, अरशद खान जी थे, अब वो आरोप भी लगा रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे। क्या लगता है क्यों सपा यहाँ जो है पीछे रह गई? देखिए, कोर्ट जाना सबका संवैधानिक हक है। जो हम लोग भी काउंटिंग में मौजूद थे, जिस तरीके से चक्र वाइज काउंटिंग हो रही थी तो 24 राउंड यहाँ पे काउंटिंग हुई थी। ये सही है कि 20 से 21 राउंड तक समाजवादी पार्टी के अरशद खान आगे थे, लेकिन जैसे ही 22वां राउंड खुला तो वो बीजेपी का गढ़ था। जैसे कि टीडी कॉलेज बूथ है, उमरपुर, ये सारे जो है बीजेपी का गढ़ है। तो वहाँ पे जब वो वोटों की गिनती हुई तो एक तरफा जो है गिरीश चंद्र यादव को वोट मिला। तो ये फैक्टर्स अरशद खान भी जान रहे थे, समाजवादी पार्टी भी जान रही, क्यों जो गांव की लीड है, जिस तरीके से 20 से 15 हज़ार लीड लेके समाजवादी पार्टी आती तो शहर आते आते वो उस लीड को कम करती है, समाजवादी पार्टी तब जीत सकती थी। लेकिन शहर पे आते आते उसकी लीड काफ़ी कम थी, इसलिए समाजवादी पार्टी की हार हुई। आप देखिए कि गठबंधन में नदीम जावेद को 78,000 वोट मिले थे और इनको करीब 89,000 वोट मिले समाजवादी पार्टी को। अगर दोनों को वोट मिला दिया जाए तो 1 लाख के ऊपर हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो जीत उनकी लग रही। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी का जो वोट बैंक था वो साइलेंट था। उसने योगी जी के काम को वोट दिया, उसने मोदी जी के काम को वोट दिया। और ब्रांडिंग जो थी उनकी, आप ये देखिए, जो अखबारों में विज्ञापन आ रहा था, मीडिया पे सारे चैनल्स में विज्ञापन, और हर चीज़ की उन्होंने ब्रांड की, चाहे वो राशन का हो, चाहे आवास का हो, चाहे किसी भी योजना को। तो बीजेपी का जो ब्रांडिंग थी वो आम मतदाताओं को रिझाने में कामयाब रहा और आखिरकार जीत जो है कमल की हुई। जौनपुर हम नदी किनारे बैठे हुए हैं, अहम मुद्दा ये चल रहा था जो गोमती किनारे काम हो रहा है गोमती रिवर का, तो इसको लेके लोग जो टारगेट कर रहे थे, लगातार विपक्ष जो है टारगेट कर रहा था। ये विपक्ष का ये जो है दाव भी फेल हो गया। विपक्ष का काम है कि हर योजनाओं को लेकर या किसी भी तरीके से लेकर उस पर सवाल उठाना। और जहाँ तक रिवर फ्रंट की आपने बात की तो इस पे विपक्ष के साथ साथ उनकी पार्टी के कुछ नेता हैं वो भी इस पे अटैक कर रहे थे। स्वच्छ गोमती अभियान के अध्यक्ष गौतम गुप्ता जी ने इस रिवर फ्रंट को घोटाले की काफ़ी बात, इसमें सही भी है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं। इसकी जाँच समिति बैठी, विधान परिषद में इसकी शिकायत हुई तो उसने भी पाया कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो कानून का काम है, न्याय का काम है, वो करेगा। आपका काम है अगर कोई गलत काम हो रहा है आप इसको विरोध कीजिए, जांच होती है, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता है। लेकिन ये चुनाव जो है मुद्दे के चुनाव थे और बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ज़िले में बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और ओवरऑल जो है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का इलेक्शन रहा। और कहीं ना कहीं ज़िले के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है पिछड़ गई समाजवादी पार्टी से, क्योंकि 5 सीटों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा और 2017 में 3 पे था, तो उनकी सीटें यहाँ बढ़ी हैं, 2 सीटें कम हुई हैं। तो इस पर भी चिंता की ज़रूरत है बीजेपी को। कहीं ना कहीं गुटबाजी, अंतर्कलह की वजह से ही बीजेपी को कई सीटों को नुकसान उठाना पड़ा। सलीम खान भी यहाँ काफ़ी लड़ाई में दिखे बसपा के बावजूद, कांग्रेस के।
देखिए, सलीम खान बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे और बीएसपी को सब जानते हैं कि उनका वोट बैंक है। और देखा जाए तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार वोट जो है ट्रांसफ़र हुए बीजेपी को। सलीम खान के ही वो वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हुए, जो जीत का कारण बना है बीजेपी का। सलीम खान के साथ जो कैडर वोट था उनको मिला, हालांकि उनको जो माइनॉरिटीज़ का वोट था उतना नहीं मिला। जैसे कि 95,000 यहाँ पे मुस्लिम वोट है, वो उनको उतना नहीं मिला। बहुत ज़्यादा 2 से 4 हज़ार वोट उनको मिले होंगे। तो ये भी एक हार का कारण है सलीम खान का। और सलीम खान जिस तरीके से अचानक से, हालांकि पुराने नेता हैं, पार्टी में उनके टिकट की चर्चाएं काफ़ी पहले से थी, लेकिन पार्टी ने जिस समय उनको टिकट दी उनको कैंपेनिंग का समय नहीं मिला और उनके कोई स्टार प्रचारक भी नहीं आए। ये भी एक फैक्टर्स है। खुद आप देखिए, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी जौनपुर ज़िले में कहीं भी प्रचार करने आई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत का कारण ये भी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, नदीम जावेद को बनाया गया, फैसल हसन तबरेज़ का टिकट काट के उनको उतारा गया। उम्मीदें बहुत थी, खुद प्रियंका गांधी यहाँ पे रोड शो करने आई, भीड़ भी काफ़ी दिखी, लेकिन जादू नहीं चला, जमानत भी नहीं बचा पाए, जबकि 2012 में यही नदीम जावेद विधायक बने थे। देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा कि 2012 का सिचुएशन अलग था, क्योंकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और नदीम जावेद एक उभरता हुआ नया चेहरा था राजनीतिक में। और जिस समय वो चुनाव यहाँ लड़ने आए तो उनके सामने जो लोग थे उनको लोगों ने आजमा चुके थे। जैसे जावेद अंसारी को लोग आजमा चुके थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह को आजमा चुके थे, और नया चेहरा था, युवा चेहरा था, केंद्र में सरकार थी यूपीए की। लोगों ने ये सोचा कि नया लड़का है, आएगा, अच्छा काम करेगा। जो उनके लिंक्स थे अच्छे अच्छे नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से लिंक थे, इसलिए जनता ने सारी चीज़ों को भूल करके, जात पात धर्म मज़हब को छोड़ करके नदीम जावेद को वोट दिया। नदीम जावेद ने उसमें कुछ हद तक काम भी किया, लेकिन 17 आते आते वो उस टेम्परामेंट को मेंटेन नहीं कर पाए और तभी तो वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद वो चुनाव हार गए। 2022 में पार्टी ने उनको एक बार फिर फैसल हसन तबरेज़ जो ज़िला अध्यक्ष थे टिकट काट करके दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस केंद्र में सरकार कांग्रेस की नहीं बीजेपी की है। गिरीश चंद्र यादव यहाँ पे, फैसल का टिकट काटा जाना कहीं ना कहीं उनके लोगों में भी नाराज़गी देखने को मिल रही थी। बिल्कुल, जब कारण हो सकता है ज़िले का कमांडर का अगर टिकट आप काट दें, जिसकी रिपोर्ट पे टिकट मिलता है, तो इसका मैसेज जाता है। लेकिन जनता अपना मन बना चुकी थी, शुरू से ही ये था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। फैसल हसन तबरेज़ होते तो लड़ाई अच्छी होती, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन नदीम जावेद भी अच्छा चुनाव अपने हिसाब से वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लड़े। क्योंकि आप देखिए तो ज़िले के 9 जो विधानसभा, सभी में कांग्रेस की ज़मानत ज़ब्त हो गई, और उसमें अगर देखा जाए तो कोई 1,500, कोई 2,000, कोई 1,200 वोट कांग्रेस का पाया, सिवाय नदीम जावेद को छोड़ करके उन्होंने 12,000 के आंकड़े को पार किया है। तो नदीम जावेद एक नाम है, राष्ट्रीय नेता है, वो हार मानने वाले नहीं हैं। हाँ, ये कि उनको कैंपेनिंग करने का उतना समय नहीं मिल पाया, जनता के बीच में वो जा चुके थे और जनता देख रही थी कि ओवरऑल गिरीश चंद्र यादव यहाँ पर राज्य मंत्री रहे, काम भी कर रहे हैं, जनता के बीच हमेशा मौजूद भी रहते हैं, और केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में सरकार भी आ रही बीजेपी की। तो इसलिए जनता ने जो वोट दिया वो बीजेपी को इसलिए दिया कि उनको विकास चाहिए, उनको काम चाहिए। वही कल को ये ना हो कि नदीम जावेद जीत जाते तो वो कहते कि भाई हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये मौका जनता नहीं देना चाहती। अब जनता, अब बड़ा इम्तिहान है गिरीश चंद्र यादव जी के लिए। हालांकि उनके लोग उम्मीद लगा रहे कि वो मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल जौनपुर के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि लगातार दूसरी बार गिरीश चंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीते हैं। ये सदर की बात हो गई। अगर हम प्रदेश की हॉट बल्नी की बात करते हैं, धनंजय सिंह, लोगों को पूरी उम्मीदें थी कि धनंजय सिंह जीतेंगे, इस बार चुनाव जीतेंगे, लेकिन धनंजय सिंह को फिर एक बार शिकस्त हाथ लगी। क्या लगता है कि धनंजय सिंह जिस तरह से आखिरी मोमेंट पे अखिलेश यादव को लेकर अटैक करने लगे, तो उससे लेके कुछ यादव वोटर्स जो वहाँ के थे उनके अंदर नाराज़गी हुई, क्या कारण रहा होगा? क्योंकि अखिलेश भी वहाँ पर आए और खुद मुलायम सिंह यादव वहाँ पर आए, तो क्या फैक्ट रहा होगा? देखिए, जो समाजवादी पार्टी का 10 साल का किला है वो मल्हनी है। 2012 में नए परसिमन के बाद में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की साइकिल ही आगे चलती रही है, और इस किले को भेदने में एक बार फिर पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी नाकामयाब रहे हैं। तो उनको ये सोचना होगा, चिंतन करना होगा, उनकी रणनीति कहीं ना कहीं फेल हो रही। 2014 में संजय निषाद, जो निषाद पार्टी, उसको उन्होंने जौनपुर में लॉन्च एक तरीके से किया, और वो सिंबल ख़ास तौर पर किसी राजनीतिक दल से ना होने इनकी हार का कारण बनता है। और इस बार जनता दल यूनाइटेड से वो चुनाव लड़े थे, तो जो मुस्लिम मतदाता हैं जो धनंजय सिंह को बहुत मानते हैं, उनके वोटर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव था, ये भी उनके लिए नुकसानदायक हुआ। यही वजह है कि जो मुसलमान वोटर थे वो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह की तरफ ना जा कर के उन्होंने अखिलेश की सरकार बनाने के लिए वोट दिया।
पर्सनली अगर देखा जाए तो वहाँ समाजवादी पार्टी से ही धनंजय सिंह लड़ते रहे। लकी यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, और ख़ास तौर पे स्वर्गीय पारसनाथ जी के साथ राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव से उनके घनिष्ठता है इस परिवार की। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी, चाहे अखिलेश, चाहे शिवपाल यादव जी हों, सभी ने इस परिवार का सम्मान रखा और लकी यादव को पुनः टिकट दिया, और इसीलिए वो लोग कैंपेन करने भी आए, पूरी ताकत लगाया, और इसका परिणाम ये रहा कि करीब 17 से 18 हज़ार वोटों से लकी यादव जीते। अब धनंजय सिंह को ये चिंतन करना होगा कि कहाँ कमी रह गई, कहीं और कॉन्फिडेंस तो नहीं थे, कहीं बूथ का मैनेजमेंट उनका फेल हो गया, क्योंकि धनंजय सिंह एक नाम है, एक ब्रांड है, और वो ब्रांड हमेशा लड़ता रहा है। अगर ये ब्रांड किसी राजनीतिक बड़े दल पे चला जाए तो फिर धनंजय सिंह को हराना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी की कमल की अगर हम बात करें, मल्लिम कभी खिला नहीं। इस बार अमित शाह भी आए थे और उन्होंने एक पार्टी को बाहुबलियों की पार्टी और एक को खुद बाहुबली बताया, प्रहार किया, लेकिन केपी सिंह कोई कमाल नहीं दिखा पाए वहाँ पे। देखिए, पहले भी मैंने कहा कि मल्ली में जो वोट बैंक का समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में है ही नहीं। तो चाहे अमित शाह आ जाएँ, चाहे मोदी जी वहाँ आ जाएँ डेरा डालने, उस समीकरणों को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा खेल यहाँ समीकरण का है। नए परसिमन में यादव मुस्लिम वो पूरा गढ़ है, और वही बेस वोट समाजवादी पार्टी को जिताता चला आ रहा है, और इस किले को धनंजय सिंह जी नहीं भेद पा रहे हैं, तो अमित शाह और मोदी जी भी नहीं भेद पाएंगे। अब नया परसिमन जब होगा तब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो पुराना परसिमन बना था उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की उस समय की मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस समय ये परसिमन बना था, तो ये फैक्टर्स काम आ रहा है। तो परसिमन कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी वहाँ पे सेकंड तो छोड़िए, चौथे नंबर पर रहती है। ये चिंता का विषय है। आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए, बीजेपी कभी फाइटिंग में नहीं आई है, जीतने की तो बात दूर है। तो ऐसे में केपी सिंह को मैंने पहले कहा तो उनको बलि का बकरा बनाएंगे, क्योंकि 2024 में अब उनको टिकट लोकसभा का मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी एक संशय है, क्योंकि सुभाष पांडे जी ब्राह्मण चेहरे के तौर पे जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह जी को टिकट इस बार नहीं दिया, वो भी प्रबल दावेदारों में से एक है। तो इसी को कहते हैं राजनीति, और राज वही करता है जिसके पास अच्छी नीति होती है, और बीजेपी की नीति जो है वो जनता को पसंद आ रही, इसीलिए वो राज कर रही है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। आपने मल्हनी को कहा कि सपा का गढ़ है, 1 दशक से 2 दशक से जो है शाहगंज जो है सपा का गढ़ रहा। इस बार निषाद पार्टी गठबंधन से रमेश सिंह ने उस किले को ढहा दिया। क्या कारण रहा कि शैलेंद्र यादव ललई इस बार वहाँ से हार गए? देखिए, शैलेंद्र यादव ललई जी को हराना बहुत बड़ी बात है, और जिस मामूली अंतर से वो चुनाव हारे हैं तो उनको भी ये चिंता करने की ज़रूरत है कि वो उनसे चूक कहाँ हुई। ये सीट उनकी विनिंग सीट थी, और रमेश सिंह बीजेपी के साथ मिलकर उनको हराने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज समझिए कि रमेश सिंह ने उनको 1 नहीं 2 नहीं 3री बार शिकस्त दी है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वहाँ पे ललई वर्सेस रमेश सिंह चला, उसमें धनंजय सिंह जी भी उनके साथ थे, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे भी हुए। रमेश सिंह ने प्रिंसू जी के ऊपर मुकदमा किया, MLC पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर मुकदमा हुआ, उसमें ललई को जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख अभी चुनाव हुआ, वहाँ पे शैलेंद्र यादव ललई को हार का सामना पड़ा। उस हार से उन्होंने सबक नहीं लिया, और तैयारी उनको करना चाहिए थी कि कहाँ हम हार रहे हैं, कैसे करें। वो भी यादव और मुस्लिम वोट पे ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस था, तो उन कहीं ना कहीं उन अपने मतदाताओं को रोकने में नाकामयाब हुए, और सेंध लगाने में रमेश सिंह के पास पावर था, पैसा था, टीम थी, संगठन था, बीजेपी जैसे रणनीतिकार थे। आपने देखा सारे नेता वहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे, और ललई और कॉन्फिडेंस में थे, और उसी और कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो 700 कुछ वोटों से चुनाव हार गए। अब 20 साल के बाद ललई का किला जो है ध्वस्त हुआ है। ये बहुत बड़ी जीत है शाहगंज में रमेश सिंह के लिए, क्योंकि अब वो माननीय विधायक हो गए हैं। किराकत की अगर हम बात करते हैं, दिनेश चौधरी वहाँ से विधायक रहे बीजेपी के, लेकिन उनको शिकस्त हाथ लगी। क्या कारण रहा होगा कि जनता ने आखिर उनको नकार दिया? क्योंकि कह रहे थे विकास के बहुत कार्य किए हैं, फिर भी। देखिए, जहाँ तक हमने देखा है, दिनेश चौधरी जी की हार का सबसे बड़ा कारण है कि हर छोटे छोटे मामले में उनकी पैरवी होती थी, थाना, पुलिस, SDM, तहसील। तो ये स्तर अगर एक विधायक का होगा तो दूसरी पार्टी नाराज़ हो जाती थी। उनको पैरवी करनी चाहिए, सही क्या है गलत क्या उसको देखते हुए उनको अधिकारियों को ये निर्देश देना चाहिए कि जो सही है वो करें। तो ये हमारे पास भी बहुत सी शिकायतें हैं, कई ग्राम प्रधान उनसे बहुत त्रस्त थे, उनके खिलाफ मुकदमे होते थे, तमाम तरह की जांचें वो करवाते थे, जबकि वो सही होते थे। ऐसे कई प्रधान मुझसे भी बताते थे कि नहीं अब इनको हराना है करना, और ओवर कॉन्फिडेंस में थे। तो इसी को तो जनता जनार्दन का लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत यही तो है
कि हर आदमी बैठा रहता है कि 5 साल बाद चुनाव आएगा और हम कहेंगे। इसीलिए आप देखिए कि तूफ़ानी सरोज जो सांसद थे उनकी राजनीतिक लगभग समाप्ति की ओर थी, लेकिन ये संजीवनी उनको मिल गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब वो विधायक हैं और विधायक बन करके क्षेत्र का विकास करेंगे। और दोनों की अगर तुलना की जाए तो सरल स्वभाव के, सबसे मिलनसार, मिलना जुलना, एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह बिताने वाले तूफ़ानी सरोज दिनेश चौधरी के हाई क्लास राजनीति के भारी पड़ गए। ऐसे अगर जफराबाद की हम बात करें, डॉक्टर हरेंद्र सिंह को भी शिकस्त हाथ लगी। सपा सुभाषपा गठबंधन के जगदीश नारायण राय एक बार फिर से विधायक चुने गए। उनके अंदर क्या कमी नज़र लगती, क्या लगता है कहाँ चूक रह गई डॉक्टर हरेंद्र सिंह? वही जो मैंने आपसे कहा, जो काम दिनेश चौधरी जी ने किया था वही डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। ओवर कॉन्फिडेंस, ख़ास तौर पे हर छोटे छोटे मामले में मुकदमा दर्ज कराना, थाने पे, पुलिस पे एक तरीके से दबाव बनाए कराना, तो उनसे ख़ास तौर पे ब्राह्मण बहुत नाराज़ था। और जिस तरीके से कई फर्जी मुकदमे की शिकायत इनको पर है कि इन्होंने कई लोगों पर मुकदमे करवाए, परेशान किया, उत्पीड़न किया, ये फैक्टर्स काम आया और इसका फ़ायदा जगदीश नारायण राय ने उठाया। क्योंकि जगदीश नारायण राय जी एक ऐसा नाम है जो राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। उनके राजनीतिक कैरियर को देखा जाए तो वो मंत्री रहते भी वे बहुत नॉर्मल रहते थे, सबसे मिलनसार, मिलना जुलना ये। और इसमें डॉक्टर साहब पीछे हो गए। हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ व्यक्तिगत वो हर कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते थे, समस्याओं करते थे। लेकिन कहीं वो जब वो पार्टी बन जाते थे तो दूसरा विरोधी जो है उनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ और उसने पूरी ताकत लगा दी। आप देखिए ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव हुआ था उसमें उन्हीं के दल के 2 लोग आपस में भिड़ गए, आगजनी हुई, फायरिंग हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में मुकदमे हुए। तो ये सब फैक्टर्स काम आया और इसी का फ़ायदा जगदीश नारायण राय ने उठाया और उनको जीत हुई और एक बार वो फिर विधायक बने। ये जफराबाद की बात हो गई। अगर हम बात करें मछली शहर या फिर मड़ियाहों की, तो यहाँ लोगों ने उस प्रत्याशी को चुना जो कि बाहर से आए हुए थे। चाहे सपा की रागिनी सोनकर हों, वो भी बाहर की प्रत्याशी थी, या फिर अपना दल एसके डॉक्टर आर के पटेल हो। जबकि सुषमा पटेल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आई थी सपा में, क्योंकि वहीं की रहने वाली हैं। उनका कहना था कि हम जीत दर्ज करेंगे, लेकिन जनता ने नकारा। क्या कारण है कि जनता ने बाहरी कैंडिडेट चुन लिया? देखिए, बात बाहरी और अंदर की नहीं है। ये आपसे मैंने बताया कि लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी थी। और मछली शहर में जगदीश सोनकर जी एक ऐसे विधायक थे जो कि अपनी स्वच्छ छवि और सहनशीलता और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करने वाले विधायक थे। लेकिन पार्टी का नेतृत्व उनसे नाराज़ था, इसलिए उनका टिकट काटा और रागिनी सोनकर को टिकट दिया। रागिनी सोनकर एक नया चेहरा था, एक डॉक्टर हैं, जनता के बीच में गए तो जो वोट बैंक था वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। लोग मेहीलाल गौतम को नहीं पसंद कर और डॉक्टर रागिनी सोनकर को जिता कर भेज दिया। लोगों का ये कहना है कि अच्छे परिवार से हैं, एक अच्छी पढ़ी लिखी लेडी हैं, काम करेंगी, ये सोच कर उन्होंने वोट दिया। और रही बात डॉक्टर आर के पटेल जी का, सुषमा जी की, तो सुषमा जी का परिवार जो है वो भी राजनीतिक रहा है। लेकिन सुषमा जी की बहुत बड़ी गलती ये कहा जाए राजनीतिक, उनको मुगरा बादशाहपुर से ही अपनी लड़ना चाहिए था समाजवादी पार्टी से। लेकिन वो अपने घर ससुराल में आई और चुनाव लड़ी और वो भी कॉन्फिडेंस में थी। तो ख़ास तौर पे वहाँ पे डॉक्टर लीना तिवारी का टिकट काट के डॉक्टर आर के पटेल को मिला था, तो इसका फ़ायदा मिला। वो जो पटेल जाति के वोट थे वो सीधे सीधे अपना दल एस के साथ ही रहे और सुषमा पटेल उसको लेने में नाकामयाब रहीं, जिसकी वजह से उनको मामूली वोटों से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, राजनीति में जातिगत समीकरण और लोकल समीकरण को देख कर ही लोग अपना हार जीत का आकलन करते हैं। तो सुषमा पटेल के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उनके पास अनुभव था, लेकिन जो उनकी टीम थी उस अनुभव को कैश नहीं कर पाई और उनको हार का सामना करना पड़ा। जीत तो जीत होती है। अब आर के पटेल वहाँ के माननीय विधायक हैं। अगर हम बात करें मुगरा बादशाहपुर विधानसभा की, बीजेपी के अजय शंकर दुबे वो हार गए। अब आरोप लोग ये लगा रहे हैं कि सीमा द्विवेदी ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि सीमा द्विवेदी खुद वहाँ से जो है चुनाव हार चुकी थी पिछली बार, और इस बार लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने साथ नहीं दिया तो वो हार गए। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा? नहीं, ये गलत है कि सीमा द्विवेदी जी के कहने से हारे, क्योंकि देखिए मैंने कहा ये इलेक्शन समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो रहा था, तो अजय शंकर दुबे ने अच्छा चुनाव लड़ा और सीमा द्विवेदी जी ने भी काफ़ी मेहनत की प्रयास किया, लेकिन वही जातिगत समीकरण उनके पक्ष में नहीं था। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत तुरुप का एक्का खेला। पटेल बिरादरी वहाँ पे बहुत है, पटेल बिरादरी का वोट, कुर्मी वोट बहुत है, इसलिए पंकज पटेल एक युवा चेहरा है, उसको टिकट दिया। तो आप ये सोचिए कि कुर्मी बिरादरी को उनको वोट मिला, यादव बिरादरी को वोट मिला, उनको मुस्लिम वोट मिला, उसके बाद छोटे छोटे दल के छोटी छोटी जातियों को उनको वोट मिला। और अजय शंकर दुबे के पास क्या था, वहाँ पे देखिए एक ब्राह्मण बीएसपी से भी लड़ा तो उनका वोट तो डाइवर्जन हुआ, बढ़ गया।
तो आप इसको दोष नहीं दे सकते पार्टी की। पार्टी जो है सिंबल देती है और पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, और कोई भी दल हो उसके संगठन के लोग चुनाव हराने के लिए नहीं करते, क्योंकि उनकी भी साख दांव पे होती है। अजय शंकर दुबे ने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का कारण सिर्फ यही है कि समीकरण उनके पक्ष में नहीं थे, कैंपेनिंग का उनको समय भी मिला था और वो जीत भी सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई, साइकिल उनसे आगे निकल गई। इन सबकी जब बदलापुर की अगर हम बात करते हैं, बाबा दुबे ने इतना विशाल ब्राह्मण सम्मेलन कराया, समाजवादी और भाजपा की लड़ाई थी, और लेकिन उनका ये जो सम्मेलन रहा वो भी फ्लॉप हुआ, बाबा दुबे जीत नहीं सके। क्या लगता है क्या कमी रही होगी? देखिए, जो मैंने नज़दीक से देखा, बाबा दुबे जी एक बड़े राजनीतिक हैं और एक बड़े व्यवसायी भी हैं। तो आभूषण के और हीरा के बहुत बड़े व्यवसायी हैं। उनका कद बहुत बड़ा, ब्राह्मण उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रमेश चंद्र मिश्र, वो जनता के बीच में सीधे जुड़ जाते हैं। उनकी कैंपेनिंग देखिए कि सोशल मीडिया पे वो अपना फेसबुक अकाउंट चला करके लोगों के बीच जा करके मोदी जी और योगी जी का ब्रांड बना रहे थे। जो मोदी जी और योगी जी का ब्रांड खुद वो बना रहे थे, खुद कैंपेनिंग कर रहे थे। तो जो व्यक्ति विधायक रहते हुए सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो, सीधे जा रहे थे मतदाताओं के बीच में। मैंने खुद देखा कि का हो बहनी, तुम्हें राशन मिलल, तुम्हार बिटिया का ब्याह भैल, तो हैं मोदी जी का आवास मिलल, मोदी जी की ये योजना मिलल। इस तरीके से जनता के बीच जाके खुद कैंपेनिंग कर रहे थे और उसको सोशल मीडिया पे करते थे, तो वो वायरल होता था। इसमें ये बाबा दुबे जी पिछड़ गए। बाबा दुबे जी के संगठन चुनाव लड़ रहा था और राजनीति बदल गई है। अब जनता देखती है कि कौन हमारे सुख दुख में शामिल है, कौन हमसे किसने मिल रहा है। एक विधायक होते हुए अगर किसी गरीब परिवार के घर में बैठ के वो चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, तो उसको बड़ा गर्व महसूस होता है। एक ब्राह्मण अगर किसी दलित के जाके खाना खा रहा है, उसके यहाँ का पानी पी रहा है, तो ये मायने रखता है राजनीति में। आपने देखा है कि राहुल गांधी जी को भी करना पड़ा। मोदी जी इसीलिए तो आज विजय हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर और दलितों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इसीलिए आज जाके बीएसपी कहीं साफ़ हो रही है। बीएसपी के वोट बैंक जो बीजेपी में धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये बीएसपी के लिए चिंता है। और बीजेपी का विजय रथ जो आगे बढ़ रहा है 24 में भी ये जारी रह सकता है अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही। तो वर्तमान में जो राजनीतिक हैं उनको ट्रेंड अपना बदलना पड़ेगा। आप देखिए धनंजय सिंह की लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि वो सबसे मिलते जुलते हैं, उनके फ़ोन उठते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। तो इसलिए धनंजय सिंह ब्रांड है। और किसी भी दल में, जब वो दल नहीं लड़ता है वहाँ धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं। तो अगर धनंजय सिंह को कोई राजनीतिक दल, बड़ा दल जैसे बीएसपी ले ले, समाजवादी पार्टी ले ले, या बीजेपी मिल जाए, या कोई ऐसा बड़ा राजनीति जिसके वोट बैंक हो, तो वो उनकी राजनीतिक सफल रहेगी। तो इसी तरह बाबा दुबे जी क्योंकि समाजवादी पार्टी से हैं और रमेश चंद्र मिश्र बीजेपी से, बीजेपी के साथ संगठन और उनका व्यक्तिगत व्यवहार, उनकी व्यक्तिगत कैंपेनिंग उनको कहीं ना कहीं बाबा दुबे पर 20 होने पर मजबूर कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू जी आपका। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से पूरी 9 विधानसभा सीटों का विश्लेषण किया कि आखिर कहाँ कमी रह गई होगी जिसके चलते लोगों की हार हुई है। कैमरा पर्सन मसूद के साथ राजन मिश्रा, जौनपुर।